तो चैप्टर नंबर 13 है ये हमारा। आपके जो मैथमेटिक्स के जो बुक आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उस बुक में आपको चैप्टर नंबर 13 करके स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये चैप्टर है हमारा, जो कि 2 यूनिट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट। तो ये हमारा पहला यूनिट है जिसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 होगा। तो चैप्टर नंबर 13 14 मिला के कितना नंबर का है क्वेश्चन? लिख लीजिएगा आप लोग, चैप्टर नंबर 13 एंड 14 मिला करके जो मार्क्स वेटेज है इसमें, 12 से 18, इतना ही था ना? 18 से 20। ओ सॉरी, 18 से 20। मतलब ये कि अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हो अच्छे से, तो आपने मैथ्स में 18% स्कोर कर लिया। कितना परसेंट? मिनिमम 18%। ठीक है। और ये बहुत भारी चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर्स, स्टैट्स के सबसे इजी चैप्टर्स। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टीज। अब देखिए इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा। सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में हम ओवरव्यू देखेंगे सब्जेक्ट का, कि स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है ना वो कहाँ कहाँ यूज होता है। दूसरा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम डेटा कलेक्शन के टेक्निक जान जाएंगे, हम ये फर्क कर पाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या फर्क है। तीसरा, हम प्रेजेंट डे जो टेक्सचुअल और टैबुलर फॉर्म है, यानी आज के डेट में जो डेटा प्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना, वो कौन कौन सा तरीका है वो जान पाएंगे। आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा है वो कैसे वर्कआउट करते हैं। ग्राफिकली हम डेटा को समझने लग जाएंगे, हिस्टोग्राम के जरिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के जरिए, पाई चार्ट के जरिए। तो ये हमारा इस पूरे चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी इस चैप्टर को पढ़ के हमें स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन, उसका एप्लीकेशन जानने को पता चल जाएगा, हमें प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या है ये मालूम हो जाएगा, प्राइमरी डेटा कैसे कैसे कलेक्ट करेंगे ये पता हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं ये आपको जानने को मिल जाएगा, और आप प्रेजेंटेशन सीख जाओगे डेटा का। प्रेजेंटेशन के अलावा आप ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, टैबुलर फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन में 2 चीजें आती है, टेबल एंड ग्राफ्स, तो दोनों ही सीखेंगे। इस चैप्टर का ब्रॉड ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या क्या पढ़ोगे, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या पढ़ोगे, डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करने में क्या क्या सीखेंगे। दैट्स इट। आगे बढ़े। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना उसको हम, इंपॉर्टेंट और उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट होगा उन दोनों को हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको ये करेंगे कि पहला चैप्टर जो हम शेयर करेंगे, तो उसमें ये वाला जो मार्किंग वाला जो पोर्शन है वो भी डाल देंगे। शेयर करेंगे जो विदाउट मार्किंग वाला है, मार्किंग वाला हम आपको बाद में भेज देंगे उसका स्क्रीनशॉट, सो दैट कि आप मार्क कर लो। और उसमें भी डुअल मार्किंग जहां पर रहेगा उसको अच्छे से मार्किंग करना, मतलब एक हो गया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। आज के डेट में, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, आज के डेट में कहा जाता है डेटा इज द न्यू गोल्ड। कोई भी बिजनेस है ना, तुम किसी भी बिजनेस फील्ड में जा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? डेटा। क्या चाहिए? डेटा। इसलिए कोई सा भी आज का स्टडी का फील्ड हो, चाहे मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, एंड सो ऑन एंड ऑन, पब्लिक सर्विसेज में चले जाओ, डिफेंस में चले जाओ, बैंकिंग में चले जाओ, इंश्योरेंस सेक्टर उठा लो, टूरिज्म उठा लो, हॉस्पिटैलिटी उठा लो, पुलिस सेक्टर उठा लो, मिलिट्री उठा लो, ये सब लोग एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, सब के सब लोग एक सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। डेटा। कितना क्राइम हो रहा है, डेटा चाहिए। किस एरिया में कितना क्राइम हो रहा है, डेटा चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स ये आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हर एक स्पेसिफिक डोमेन में। और ये कैसे हो रहा है? डेटा कलेक्शन से, डेटा को एनालाइज करके। एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं, और फिर जो डेटा हमने कलेक्ट करा है, जो उसको एनालाइज करा है, उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। हमारे
सिर्फ ये बिजनेसेस इसका यूज नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसका यूज कर रही है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप उठाओ, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, क्या रिक्वायरमेंट होगा? डेटा। कितना बिजनेस है, कौन कौन सा बिजनेस किस सेक्टर में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब डेटा का पार्ट है ना। सारे के सारे क्या है, डेटा की पार्ट है। बिजनेसमैन का जो प्लान होता है, उस प्लान में सबसे की एलिमेंट क्या है? डेटा। तो मार्केटिंग प्लान बना रहे हो, यू नीड इन्फॉर्मेशन ना, मार्केट का इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तुम मार्केट का डेटा ही नहीं रहेगा, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या डिस्कशन करोगे, क्या प्लानिंग कर पाओगे? पॉलिटिकल पार्टी जो जनरल पब्लिक को इंप्रेस करने का कोशिश कर रही है, उनको भी डेटा चाहिए कि पब्लिक क्या चाहती है। व्हाट इज द पब्लिक कंसर्न, मेन कंसर्न पब्लिक का क्या है? गेन डेटा, इंफॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर आज के डेट में जो रिसर्च स्कॉलर है, उनका जो भी प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर है, किस पे डिपेंडेंट है वो? डेटा। तो जो लिस्ट ऑफ पीपल है स्टैटिस्टिक्स का, तुम बस लिस्ट करते चले जाओ, करते चले जाओ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लिस्ट खत्म नहीं होगी। ठीक है। तो ये तो बात हो गया, जिससे हमें ये कंक्लूजन पता चला कि कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा भी डोमेन हो, वो डेटा से बचा हुआ नहीं। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ। आगे बढ़े। नाउ वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग ट्रेस करने जा रहे हैं कि भाई कहाँ मिलता है डेटा, स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो जब आप ढूंढने चलेंगे ना, तो सबसे पहले बात होगी भाई ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया। तो देर इज नो सिंगल, एक कोई कॉमन पॉइंट नहीं है कि सब लोग कहे कि यही वो वर्ड है जिससे स्टैटिस्टिक्स आया। नहीं, देर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग दिस। मल्टीपल ओपिनियंस हैं। और वो मल्टीपल ओपिनियंस क्या है, कुछ का कहना है कि जो स्टैटिस्टिक वर्ड है वो ओरिजिन हुआ है कहां से, लैटिन वर्ड स्टेटस से। कहां से आया है? अब एकदम कंफर्म नहीं कि यहीं से आया है, एक व्यू है कि किस वर्ड से स्टार्ट हुआ है स्टैटिस्टिक्स, लैटिन वर्ड स्टेटस। ठीक है। दूसरा, दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। कुछ का कहना है कि नहीं भाई, तो जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक से आता है। और कुछ कहते हैं नहीं भाई, फ्रेंच में भी तो एक वर्ड यूज होता है स्टैटिस्टिक, हो सकता है वहीं से आया हो। तो वी हैव मल्टीपल ओपिनियंस। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ, क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे? क्वेश्चन क्या आ सकता है? हाँ, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आएगा। स्टैटिस्टिक ड्राइव हुआ है किस वर्ड से, लैटिन वर्ड स्टैटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, मतलब करेक्ट। आपको बताना चाहिए कि लैटिन वर्ड स्टैटस से स्टैटिस्टिक्स का है, इटालियन वर्ड से आया, जर्मन वर्ड कौन है, फ्रेंच वर्ड कौन है। समझ रहे हो, चार ऑब्जेक्टिव यही भी नजर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उस जमाने में स्टैटिस्टिक्स से लोग समझते थे स्टेट, और टू बी मोर प्रिसाइज द डेटा दैट आर कलेक्टेड एंड मेंटेन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द स्टेट। मतलब अगर पुराने दिनों की बात करें हम, तो स्टैटिस्टिक का मतलब लोग क्या समझते थे, स्टेट। और असल में जब वो स्टेट कहते थे ना, तो वो बात कर रहे होते थे कि लोगों की बेहतरी के लिए जो जो डेटा चाहिए, अब जो डेटा कलेक्ट किया गया हो, किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि लोगों के लिए क्या क्या काम करने का जरूरत है, दैट डेटा। तो जाहिर सी बात है, कौन कलेक्ट करेगा, वो विल कलेक्ट दिस डेटा, स्टेट, कंट्री, है ना। राज्य कह लो, देश कह लो, पहले तो राज्य ही कहा जाता ना सिर्फ, साम्राज्य, हर एक राजा का अपना एक साम्राज्य। अब देखें, स्टैटिस्टिक्स के लिए कौटिल्य को थैंकफुल कहिए, क्योंकि इसने एक रिकॉर्ड मेंटेन करा, किसका, बर्थ एंड डेथ का। फिर आगे बढ़िए। इसके अलावा भी उसने कुछ और प्रेसस रिकॉर्ड्स रखे हैं। फेमस बुक जिसको क्या कहा जा रहा है, अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त के शासनकाल में, इन द 4th century BC, तो पहला तो हो गया कौटिल्य का बात, कौटिल्य जो है ना, उन्होंने बर्थ और डेथ का डेटा रखा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में अर्थशास्त्र का बुक जो है ना,
as well as some other precious records in his famous book Arthashastra during Chandragupta reign in the 4th century BC. अब देखो यहाँ से कितना कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा ना। हाँ सर। हाँ बोलिए। क्लास में हम यहाँ से निकलेंगे 12:30 तक। ठीक। लेके कहाँ? चादर कहाँ देना है? और लेके क्या करना है, किसको देना है? घर पे। ठीक। 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 हम्म, ठीक। 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 तो चंद्रगुप्त के शासन काल में, जो कि 4th सेंचुरी BC में था, मिला ना? किसके शासन काल में? कब? 4th। ठीक है। कौन सा बुक? अर्थशास्त्र में। और भी कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं किसके अलावा? बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स के अलावा। किसने रिकॉर्ड मेंटेन किया? कौटिल्य। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर हम एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड पाते हैं आईनाए अकबरी में, जो किसने राइट किया है इस बुक को? अबू फजल। इजिप्ट के बारे में रेफर करते हुए, जो जहां पे फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था वहां के फेरो के द्वारा, 300 BC से 2000 BC के बीच, फर्स्ट सेंसस का ट्रेस, यानी आबादी जनगणना पहला कब ट्रेस हो रहा है? 300 BC से 2000 BC में ये माना जाता है कि पहला सेंसस हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आगे बढ़िए। अब हम आते हैं, ये तो बात हो गया भाई स्टैटिस कहाँ कहाँ जरूरत है, हिस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहाँ कहाँ से पाया गया, ये दो इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिला। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा वो आएगा अबाउट द डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन। तो पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में भी यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में भी यूज होता है। अब ये क्या है भाई? सिंगुलर सेंस में भी प्लूरल सेंस में भी। हम बोलेंगे एवरेज एज इस क्लास का कितना है, तो आप बताओगे कि एवरेज एज है 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स सिंगल डेटा है ना, तो सिंगुलर सेंस में ये स्टैट्स हुआ। किस सेंस में हुआ? मीन, मीडियन, मोड, जितने भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं ना एनालिसिस के लिए, वो सब का सब सिंगुलर सेंस है। स्टैटिस्टिक्स किस सेंस में है? वो सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में फिर स्टैटिस्टिक्स क्या है? हमने 100 स्टूडेंट्स का हाइट मेजर करा, ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लेट्स रीड द डेफिनेशन। जब हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में यूज करते हैं तो हम डेटा को कहेंगे, डेटा में बी डिफाइंड एज डेटा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। जो डेटा हमने कलेक्ट करा है, जो डेटा हमने कलेक्ट करा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है किस लिए? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। तो डेटा जो कलेक्ट करते हो, डेटा दो तरीके को, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। एम्प्लॉइज कितने ईमानदार है, कैसा डेटा है ये? क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव? क्वालिटी है ना, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी। बात समझ आ रहा है? वही हमने अभी जो एग्जांपल दिया आपको कि हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये क्या है? क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, कितना फीट कितना इंच है मेजर कर सकते हैं, राइट? तो डेटा कितने तरह का होता है? दो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और ये डेटा हम कलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है। तो जो डेटा कलेक्ट किया है ना आपने प्लूरल सेंस में, वही स्टैटिस्टिक्स। बात समझ आया? आगे बढ़िए।
अगर हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में यूज करेंगे तो हम कहेंगे द साइंटिफिक मेथड जो कि इम्प्लॉय किया गया हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, जहां से कोई स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस निकल के आ रहा है, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहा है, इसको हम सिंगुलर सेंस में स्टैट्स बोलेंगे। जिस मेथड का यूज करके आपने डेटा कलेक्शन करा, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। आपने मीन कैलकुलेट करा, दिस इज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। इज दैट क्लियर? यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेज। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को आप क्या बोल सकते हो? साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेज। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इसके आगे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट भाई स्टैटिस्टिक कहाँ कहाँ यूज होगा, कहाँ कहाँ यूज होगा। सबसे पहले किस सब्जेक्ट की बात हो रही है? इकोनॉमिक्स। वैसे तो आपको पता ना कि हर जगह यूज होता है, लेकिन हम लोगों ने इस चैप्टर में, यानी ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें डिस्कशन स्टैटिस्टिक्स का कहाँ कहाँ यूज के बारे में। इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, यही पे स्टैट्स का यूज। मॉडर्न डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स हैव द रूट्स इन स्टैटिस्टिक्स। आज की डेट में जो हम इकोनॉमिक्स और स्टैट पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आज के डेट में इकोनॉमिक्स में डेटा का यूज बहुत ज्यादा है। बोथ बोथ दिस सब्जेक्ट हैव कम वेरी क्लोज। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड कैसे ड्राइव हुआ? डेटा। प्राइस प्राइस इतना है तो कितना खरीद रहे हैं लोग, प्राइस बढ़ा तो कितना खरीद रहे हैं, कम हो रहा है तो कितना खरीद रहे हैं, व्हाट इज दिस? डेटा। तो आज के डेट में अगर हम बात करें ना, तो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स आज के डेट में काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। हम जो टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, जो इंडेक्स नंबर लेके आते हैं, जो डिमांड एनालिसिस करते हैं, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली में दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के ओवरलैप कर गए। इकोनॉमिक्स भी यूज हो रहा है, स्टैट्स भी यूज हो रहा है। हम इंडेक्स नंबर निकाला, इंडेक्स नंबर किस लिए निकाला? ये जानने के लिए कि भाई महंगाई कितना रही है कब कब। आज अगर मेरे पास 100 रुपया है, एक साल पहले यही यही 100 रुपया कितना वैल्यू का था, इसको जानना है। तुमको क्या चाहिए? इंडेक्स नंबर। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? वैल्यू एज स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि कलेक्ट किया गया है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बेस। अब समझ आया? तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स आज के डेट में एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड हो गए, है ना। ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ब्रांच में इंटर कर चुके हैं। इस कनेक्शन में हम एक बात यहाँ पे मेंशन किया गया जिसको कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। अब ये इकोनोमेट्रिक्स क्या है? तो ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है ना जहां पे स्टैटिस्टिक्स को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को जब हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स के जिस ब्रांच में हम ऐसा करेंगे उसका नाम क्या रहा है? इकोनोमेट्रिक्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए। हम जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाते हैं, वहां से जो हमारे पास डेटा आता है, वो डेटा डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो कर रहा होता है। हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, ये क्या है आगे पढ़ोगे आप, जो कि वन ऑफ द न्यूमरस एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स का, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस, ये सब जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स है, ये सारे के सारे टूल्स आज के डेट में इकोनॉमिक्स में यूज हो रहे हैं। इनका यूज हो रहा है इकोनॉमिक्स। अगर हमको फ्यूचर में डिमांड का पता लगाना है तो वी नीड डेटा ओवर दी पास्ट 10 ईयर्स की डिमांड कहाँ कहाँ रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। डेटा चाहिए ना। डिमांड ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स, प्रीवियस 5 ईयर्स, डेटा आएगा तब तो हम आगे का प्रोजेक्शन कर पाएंगे कि आगे उस गुड्स का कितना डिमांड रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, कितना क्वांटिटी बिकने का चांसेस है। और ये सब का सब इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट होगा। सो इकोनॉमिक प्लानिंग डिपेंडेड ऑन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अर्थव्यवस्था की प्लानिंग कर रहे हो, घर की प्लानिंग कर रहे हो, इकोनॉमिक्स घर का अपना एक बजट प्लानिंग कर रहे हो, देन यू नीड डेटा, इंफॉर्मेशन। जितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उतना बेटर डिसीजन। आगे चलो। अब बिजनेस मैनेजमेंट में ये जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा कि भाई बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का यूज कैसे हो रहा है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, वॉट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग एज ए मैनेजर इन टूडेज वर्ल्ड, अब मर्जी चलना है क्या?
मैनेजर को लगा इसको ये वाला मशीन खरीदते हैं, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट ला करके बेच लेते हैं, इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर, ऐसे ही ले लेंगे क्या डिसीजन, लगता है आपको? आने वाले टाइम में तो और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट होंगे ना, सब में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट होगा ये पता लगाना जरूरी होगा, और वो कैसे पता लगाओगे? डेटा। बिजनेस और इंडस्ट्रीज ना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और आज का जितना भी डिसीजन है वो सबका सब किस पे डिपेंडेंट है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे डिपेंडेंट है, जो कि बेसिकली जिसमें हम ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसपे हमारा बिजनेस का डिसीजन बेस करता है, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे भाई? ये हम निकालेंगे किसका यूज करके? स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके, हम ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक अप्लाई करके यहां से हम डेटा निकालेंगे। जहां तक स्टैटिस्टिक्स का कंसर्न है बिजनेस से, बिजनेस मैनेजमेंट में, तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं inferences about universe from the knowledge of a part of it is known as sample। अब यहाँ पे देखो ना, एक वर्ड डिफाइन करा, क्या है ये? अगर हमें कोई क्राइटेरिया डेवलप करना है, इफ वी वांट टू डेवलप सम क्राइटेरिया, कुछ चीजें हमको डिसाइड करना है, तो हमने क्या करना है? हमारे पास होगा क्या? जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर सिटी में कहाँ कहाँ कितना बिक रहा है, क्या चाहिए आपको? पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे, राइट? ठीक है, तो डेटा कलेक्शन में सबसे पहला जो टर्म यूज होगा वो होगा टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन। कौन सा वर्ड? यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यूनिवर्स ऑब्लिक, अगर इस वर्ड को यूज होते हुए देखेंगे हम लोग तो लगेगा कि भाई तो हम जानते ही है, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। सही है, तुमने तो जनरल वर्ड बताया ना। स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स का क्या मतलब? स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का क्या मतलब है? हम जानना चाहते हैं कि भाई क्लास 10th में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार स्टेट में, उसका एवरेज हाइट क्या है? क्या जानना चाहते हैं? किसका? क्लास 10th में 2025 में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बिहार स्टेट में, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑल द स्कूल्स मिला करके, उन बच्चों का क्या जानना चाह रहे हैं? एवरेज हाइट। तो हमारा सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, क्लास 10th में पढ़ कितने बच्चे रहे 2025 में, ये चाहिए ना। पता लगा कि भाई क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों का तादाद है 3.5 लाख। कितना? 3.5 लाख, या मान लो 7 लाख। दिस 7 लाख पीपल फॉर दिस डेटा विल बी कॉल्ड यूनिवर्स। ये यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट शामिल होगी, जो डेटा हम जानना चाह रहे हैं ना, उस डेटा के हर एलिमेंट जिसमें शामिल हो जाए ना, उसको उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्स या पॉपुलेशन। समझ आया? अब तुम बताओ कि सर 7 लाख स्टूडेंट पढ़ रहा है, अब इसका हमको एवरेज हाइट जानना है, तो हम 7 लाख स्टूडेंट के पास जाके उसका हाइट मेजरमेंट करें, कितना टाइम लगेगा? हम्म, लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना लेंदी प्रोसेस होगा? अब इससे बचने के लिए क्या करना है भाई? क्यों ना, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम थोड़े सा के डेटा के ऊपर काम कर लें और कह दें कि एवरेज हाइट ये होगा, अप्रोक्सीमेटली सही आएगा वो? तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उन 7 लाख लोगों में चंद हजार लोगों का सैंपल सिलेक्ट करना। क्या करना होगा? सैंपल्स। सो सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स। अब समझ आया? सैंपल क्या होगा? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स। सैंपल क्लियर है? तो आज की डेट में जितना भी स्टैटिस्टिकल रिसर्च होता है ना, वो सैंपल बेस्ड होता है। समझ रहे हो? वाई? क्योंकि पूरे पॉपुलेशन तक पहुंचना कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा, उसमें भी एरर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा डेटा उतने ज्यादा एरर के चांसेस। मेजरमेंट में गलती हो गया, 1 इंच किसी का ज्यादा बढ़ गया, 1 इंच किसी का कम बढ़ गया, कम हो गया, पॉसिबल है ना? हो सकता है।
तो यूनिवर्स और सैंपल, दो वर्ड समझ आ गया आपको? यूनिवर्स और सैंपल समझ आ गया? सो वी डिस्कस्ड यूनिवर्स एंड सैंपल। कोई भी क्राइटेरिया डेवलप करना है आपको, पहले चाहिए उसका यूनिवर्स, देन उसके सैंपल। व्हाट इज गोइंग टू डिसाइड द एवरेज हाइट ऑफ द क्लास 10th स्टूडेंट इन 2025? आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स एंड देन उसका सैंपल। अब आइए स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। अब ये क्या है? ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसका मेन फोकस क्या है? जिसका मेन फोकस है भाई बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो है ना, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको एनालाइज करना। बिजनेस बिजनेस की स्ट्रैटेजीज हम बनाने जा रहे हैं, तो बिजनेस स्ट्रैटेजीज आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। अब उसको हमको एनालाइज करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए अच्छी होंगी। हम एक कंपनी, स्मार्टफोन कंपनी बना रहे हैं, स्मार्टफोन बेच रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इंडिया में टॉप 5 में आए। इंडिया में टॉप 5 में आने के लिए आप अभी 10वें नंबर, टॉप 10 में भी नहीं है, आप टॉप 5 में आना चाहते हैं। ऑन व्हाट बेसिस? पहला आप क्राइटेरिया सेट करोगे, किस बेसिस पे टॉप 5 में आना चाहते हैं? तो पता चला आपने डिसाइड करा सेल्स यूनिट्स पे, नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स पे, कितना पीसेस बेचेंगे, इसमें हम आना चाहते हैं। अब उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होगी, उसमें भी कई सारे स्ट्रैटेजी होंगे कि आप प्रोडक्ट के किस किस रेंज में कितना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, क्या तुम्हारा मेन मेन फोकस होगा, किस कस्टमर बेस को टारगेट करोगे, एनालाइज करना। तो स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी जो है ना, वो स्टैटिस्टिक्स का वो कंपोनेंट है जो बेसिकली बिजनेस डिसीजन में इसी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यानी हम करते क्या है, बेसिकली बिजनेस स्ट्रैटेजी जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको एनालाइज करने के लिए सिंपल सा दो टास्क करते हैं, एंड दैट इज हम उसके मेरिट्स लिखते हैं और उसके डिमेरिट्स लिखते हैं। डिसीजन लेना है ना कहीं पे, तो लिस्ट डाउन द मेरिट्स, लिस्ट डाउन द डिमेरिट्स, आपको खुद डिसीजन लेना आ जाएगा ऐसा क्या करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो हमने बात कर लिया स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब आ रहा है स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और आज के जो मॉडर्न मैनेजर्स है ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेसमैन है, वो अपने इंडस्ट्रीज को, अपने बिजनेसेस को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। धीरू भाई अंबानी जो है ना, वो सिर्फ कॉलिंग बिजनेस में नहीं रहा कि भाई टेलीकम्युनिकेशन मेरा बिजनेस है, बस यही मेरे लिए काफी है। नहीं, मॉल भी खोलेंगे, है ना, कैंपा कोला भी बेचेंगे, है ना, रिलायंस ट्रेंड्स ओपन करके कपड़ा भी बेचेंगे, आउटलेट्स ओपन करके रिलायंस बाजार भी खोलेंगे। होराइजन अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो डेटा, प्रीवियस ईयर का सेल का डेटा, रॉ मटेरियल का डेटा, वेजेस का डेटा, सैलरीज का डेटा, फैक्ट्रीज में जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या आइडेंटिकल नेचर का डेटा, इन सबको एनालाइज करना, ये एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, जरूरी। प्रॉफिट ऐसे ही थोड़े पता लग जाना है। हम जो चीज देखते हैं ना, एक कंपनी का एक पॉलिसी आया कि भाई फेस्टिव सीजन आएगा तो हम 3,000 पे 1,000 का कूपन देंगे। अब सोचो, अब तुम गए हो, अच्छा 3,000 में 1,000 का कूपन, तो 2,000 तो पड़ेगा। तुम चले गए रिलायंस मॉल की, चलो कपड़ा खरीदते। नाउ द प्राइसिंग, लिसन टू द प्राइसिंग। 599, 699, 799, ठीक है। जब तुम सारा लिस्ट आउट करो तो पता चल रहा है कभी 99 रुपया पड़ जा रहा है, कभी 299 रुपये पड़ जा रहा है। मतलब 3,000 का बिल बनाने के चक्कर में तुम 3,400 3500 का बिल बना के आ रहे हो। बेनिफिट तो 1,000 का मिल रहा है, और ये 3,400 3500 का तुमने बिलिंग कैसे कर लिया? उनका जो मेट्रिक्स था डिसाइड करने का, प्राइस का मेट्रिक्स, 500 रुपये पीस, 600 रुपये पीस, 700 रुपये पीस भी तो सीधा डाल सकते थे ना। ये 99 97 89 80 क्यों डालते हैं? पहला, कि कस्टमर इतना कैलकुलेशन ना कर पाए कि वहां दुकान जाए और जोड़ने लग जाए, 600 500 400 तुरंत जोड़ लेगा। 599 699 399 ज्यादा नहीं जोड़ पाता, ठीक है, उतना डेटा याद नहीं रख पाता। और 99 में बहुत सारे कस्टमर ने दिमाग लगा लिया कि चलो इसको 600 जोड़ेंगे, उसको 400 जोड़ेंगे, तो कंपनी ने और क्या किया, 589 579 569, इधर आ रहे हैं। ऐसे ही हो जाता है क्या ये सब?
समझ लो ना कैसे कॉमर्स और इंडस्ट्रीज डेटा का यूज कर रही हैं। फिर आ जाइए सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, डिस्पर्सन हो, कोरिलेशन हो, रेग्रेशन एनालिसिस हो, टाइम सीरीज एनालिसिस हो, इंडेक्स नंबर हो, सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हो। ये वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल हो रहा है कहाँ, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्लियर है? तो बेसिकली हमें इन्हीं चार सब्जेक्ट पे तो बात करनी थी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स इंडस्ट्रीज। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो यही चार चीजें तो है आपके लिए। इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है आपके लिए, है ना? बिजनेस समझना जरूरी है आपके लिए, कॉमर्स इंडस्ट्री समझना जरूरी है। तो चलिए ये तो बात हो गया भाई कि अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें इकोनॉमिक्स का कैसे यूज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन देखो, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें जो जो छोटे छोटे पॉइंट बीच बीच से आ रहा है ना, अगर आपको याद रह गया तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूं बनेगा। ठीक है, आगे चलिए। स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करने से पहले आपको उसका लिमिटेशन मालूम होना चाहिए, कमियां खामियां मालूम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो बेवकूफ बनते भी देर नहीं लगेगा। गवर्नमेंट आकर के बोल दे कि जीडीपी 10% से ग्रो कर रहा है और लिखा हुआ होगा उसमें ऑन करंट ईयर्स प्राइस बेसिस पे, करंट प्राइस बेसिस पे, जिसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में 10% का ग्रोथ, आपने वर्ड सुना जीडीपी 10% का ग्रोथ, 10% से देश तरक्की किया है 3 महीने में। पता चला ना, 10% से तरक्की तो किया है, लेकिन किस प्राइस पे, करंट प्राइस पे। 100 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में कर दिया हमने, तो जीडीपी तो पहले 100 रुपए था, अभी कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। यहाँ तो पेट्रोल 1 ही लीटर है, तो एक्चुअली में जीडीपी बढ़ा। एक्चुअल वेल्थ क्या है, पैसा। कि एक्चुअल वेल्थ है जो गुड्स और सर्विस हम यूज करते हैं। द रियल वेल्थ इज द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। वही है ना मेन वेल्थ। मेन वेल्थ पैसा थोड़ा है, वो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अपने पास 1 करोड़ रुपया, तो इस 1 करोड़ का वैल्यू मिलेगा हमको, कुछ कुछ 1 करोड़ की चीजें हम खरीद सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ही 10% महंगा हुआ, मार्केट रेट 10% से बढ़ा, आपका वो 1 करोड़ कितना हो गया, 10% वैल्यू गिर गया उसका। समझ रहे बात को? आगे चलो। पहला इंपॉर्टेंट लिमिटेशन पॉइंट वो ये कि स्टैटिस्टिक्स डील करता है एग्रीगेट से। एग्रीगेट मतलब ओवरऑल इंफॉर्मेशन से। सिंगल सेट ऑफ डेटा, सिंगल इंफॉर्मेशन, सिंगल स्टैटिस्टिक्स, एक सिंगल वैल्यू कोई मायने नहीं रखता। अगर बोला जाए कि एवरेज हाइट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट इज 6 फीट, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। किसके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है बताओ? भाई जो कपड़ा बना रहा है, कपड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो देखिएगा एवरेज हाइट 6 फीट तक चला गया, तो अब वो क्या करेगा, कटिंग लेंथ अपना 6 फीट वाले बंदे के हिसाब से रखेगा। लेंथ, ये तो चलो ठीक है, वेस्ट साइड तो अपना वही रहेगा 30 32 34 36 38, लेकिन जो लेंथ है उसको उसको बढ़ाना पड़ेगा। पता चला एवरेज हाइट 10 सेंटीमीटर से बढ़ा है, तो उसको अपना जो ट्राउजर का लेंथ था उसको एड्रेस करना पड़ेगा, है ना? है ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा डील करता है एग्रीगेट से, एक सिंगल वैल्यू उसका कोई काम नहीं। बोल देगा मोहन का हाइट जो है 7 फीट 5 इंच है, क्या मतलब, क्या काम का, कोई काम का है क्या ये? लेकिन बोला एवरेज हाइट ऑफ दिस एज ग्रुप इज 6 फीट, तो ये स्टैटिस्टिक्स और ही काम का है। समझे बात? आगे चलो। स्टैटिस्टिक्स किससे कंसर्न करता है, कौन से डेटा से? क्वांटिटेटिव डेटा, मेनली क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन हमने तो जाना डेटा तो दो तरह का होगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करेंगे? तो क्वालिटेटिव डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए हम उस क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा में। अब जैसे बोला कि ऑनेस्टी चेक हो रहा है, कितना ऑनेस्ट है, ठीक है,
तो किसी को 5 पॉइंट्स मिल रहा है, किसी को 9 पॉइंट्स मिल रहा है, किसी को 11, किसी को 10 पॉइंट्स मिल रहा है, किसी को 7 पॉइंट्स, मतलब 0 से 10 के स्केल के बीच हमने मेजर कर लिया। डेटा कैसा था? क्वालिटेटिव। बदला हमने किसमें? क्वांटिटेटिव। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स किससे कंसर्न करता है? क्वांटिटेटिव डेटा से। हालांकि हम क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा को भी हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? क्या देके? न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देके, नंबर्स असाइन करके, वैल्यूज असाइन करके। इज दैट क्लियर? आगे चलिए। फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइस, क्वांटिटी, ये सब कुछ पॉसिबल है अंडर सेट ऑफ ए सर्टेन कंडीशन। हम सेल्स का एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि मेरा सेल्स इतना रहेगा, मेरे प्रोडक्ट का सेल्स इतना रहेगा, बट उसके पीछे मेरा कुछ एजम्पशन भी तो है ना, कि मेरा प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो 12% जीएसटी कैटेगरी में है, 12% जीएसटी कैटेगरी में हम मान के उसको चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं उसमें कोई और एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स नहीं ऐड होगा। हम मान के चल रहे हैं मार्केटिंग का खर्चा जो जितना पिछला साल था उससे 10% ही बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। सब कुछ आपने मान के चला, पता चला जीएसटी आपने 12% सोचा था, जीएसटी 18% हो गया आपके प्रोडक्ट। तो आपका सेल्स प्रोजेक्शन सही होगा कि गलत? गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जो डेटा, फ्यूचर डेटा प्रोजेक्शन है, वो बेस्ड है सम सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशन अगर टूटा तो वो डेटा क्या है? वो डेटा फिर उस तरीके से आपको सही रिजल्ट नहीं दे। बात समझ आ गया? सो अगर कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाएगा तो जो प्रोजेक्शन है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इज बिल्ट अपॉन रैंडम सैम्पलिंग। जो ज्यादातर जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस हम निकालते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स से जो भी हम रिजल्ट निकालते हैं, वो कौन से सैम्पलिंग पे बेस्ड होता है? हमने पहले बताया, पहले हमको चाहिए यूनिवर्स, फिर चाहिए सैंपल। और सैंपल के लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है वो क्या माना जाता है? रैंडम सैम्पलिंग। क्या माना जाता है? रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक अडॉप्ट कर। अगर हमने रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को स्ट्रिक्टली फॉलो करा, फॉलो नहीं करा, तो आपका सैंपल सही है क्या? रैंडम सैम्पलिंग करा तो आपका सैंपल ज्यादा चांसेस है कि सही होगा, लेकिन आपने रैंडम सैम्पलिंग किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है, वक्फ बिल। अब वो पब्लिक को अगर ओपिनियन दिखाना चाहे कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है, और सम सर्टेन चुनिंदा 20 लोगों को लेके चले आए, ठीक है, वेल ट्रेंड लोगों को, और उसी के पेश जाकर बोले, क्या ओपिनियन मिलेगा? क्या वो सही ओपिनियन होगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? कौन सा टेक्निक वायलेट किया हमने? रैंडम सैम्पल। चलते हुए किसी भी लोगों से जो उसको, जो जिनका उससे कंसर्न है, ये भी नहीं कि जिनका उनसे कंसर्न नहीं है। अब प्रॉपर्टी तुम्हारी है और हम इससे पूछ रहे हैं, बताओ उसकी प्रॉपर्टी छिन गई, तुमको कैसा लग रहा है? तो तुम बोलोगे हम तो मजा ही आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उसका प्रॉपर्टी चला गया, हम तो खुशी होंगे, और 2-4 लोग का चला जाए। नहीं ना बोलेंगे? बात समझ में आ रहा है? मतलब मेरा पहले तो हमको यूनिवर्स में जाना है। यूनिवर्स मतलब जो मेरा जो डेटा सेट, जहां से इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले वो सिलेक्ट करिए। ठीक है। अब हमने यहीं पे गलती कर दिया है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर पब्लिक को बेवकूफ बनाना, इट्स वेरी इजी। स्टैटिस्टिक्स से खेल जाओ, स्टैटिस्टिक्स के रूल से खेल जाओ, रैंडम सैम्पलिंग ही बदल दो, यूनिवर्स ही बदल दो, और बोल दो कि इन्फॉर्मेशन ये है, हम जो सोच रहे हैं वैसा ही है। तो क्या ग्राउंड लेवल पे वो सही होगा? रियलिटी में वो सही होगा? वैसे नॉट। तो पॉइंट ये है कि जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे वो किस पे ड्रॉ करेंगे? रैंडम सैम्पलिंग पे। और रैंडम सैम्पलिंग का टेक्निक, रैंडम सैम्पलिंग का जो रूल है वो फॉलो होना चाहिए सैम्पलिंग टेक्निक को फॉलो करते वक्त। अगर हमने रूल फॉलो नहीं करा, सिलेक्टेड लोगों को लेके चले आए, वो भी हमारी मर्जी का है, तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो सही और एक्यूरेट नहीं होगा। फिर हम सही यूनिवर्स के किसी यूनिवर्स में सही लोगों का सिलेक्शन कराए, और उसमें से हम किसी से भी जाके पूछते रहे, पहले से प्री डिटरमाइंड माइंड से नहीं, किसी के भी जाके रैंडमली पूछते हैं, तो वहां पे ओपिनियन जो आएगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर हम रैंडम सैम्पलिंग का रूल्स फॉलो करेंगे, तो चांसेस है कि जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा उन सैंपल के बेसिस पे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। और अगर हम रैंडम सैम्पलिंग को वायलेट करेंगे तो एरर के चांसेस ज्यादा है। सीधी सीधी बात, कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें किसका राय लेना है? एक्सपर्ट का। और आजकल हर एक कोई एक्सपर्ट बना बना फिर रहा है। एक प्रॉब्लम, सबको लगता है कि हमको आता है,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। सीखने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि हमें नहीं आता है, फिर सीखते हैं। अगर हम ये सोच बैठे कि हमको सब आता है, तो फिर हम सीख लिया। ठीक है, ट्वेल्थ पास आउट किया और खूब सारा मार्क्स उठा लिया, उसके बाद हम तो सबे सीख गए, उड़े लगे, तो फिर क्या होगा? आगे जाके वही स्टूडेंट डिप करेगा परफॉर्मेंस वाइज। एक स्टूडेंट आगे बढ़ता चला जा रहा है, इतना नॉलेज हो गया, लेकिन वो अभी भी बोल रहा है कि हमको अभी भी कुछ नहीं आता। ठीक है, विद नॉलेज कम्स विजडम। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको आता है ना, यही फील होता है कि अभी अभी भी बहुत कुछ नहीं आता। दैट्स द पॉजिटिव थिंग। ठीक है, सुने ना, ढन बनाने वाला हरकत किसका होता है? ढन बनाने वाला खाली बर्तन का ना। पानी में, बर्तन में पानी भर के रख दो, हिले डोलेगा ज्यादा। खाली बर्तन रख दो, थोड़ा सा टच होगा, टन टुन टिन आवाज होना शुरू। तो इसलिए जितना नॉलेज जाएगा ना इंसान के, तो उतना काम एंड कंपोज होगा। इज दैट क्लियर? तो नॉलेज जब आए तो एरोगेंट नहीं होना है। कुछ एक्स्ट्रा जान गए, अच्छी बात है। एवरीबडी इज नॉट नोइंग एवरीथिंग। हर किसी को हर कुछ पता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सही चीजें पता हो, सही इंफॉर्मेशन पता हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरा इंफॉर्मेशन सोर्स गलत है, अगर मेरा इंफॉर्मेशन गलत है, तो हम अपने आप को कितना वो समझते रहे कि हमको सब सही इंफॉर्मेशन पता है, एक्चुअली में नहीं हो। इंफॉर्मेशन सोर्स करेक्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए। और इन चीजों को नापने तौलने के लिए हमको एक बात के बारे में दोनों चीजें पता होनी चाहिए। सिक्का ऐसे उछाल दिया, ठीक है, और सिक्का ऐसे खड़ा है, तुम उधर बैठे, तुम बोलोगे कि हेड है, और हम इधर बैठ के बोलेंगे टेल है। हकीकत में क्या है? दोनों है। है ना? कौन मिलाएगा इसको कि दोनों है? जो देख रहा है कि अरे इस सिक्का के कुछ लोग उधर बैठा हुआ है, कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों को बस उतना ही पता है, और कुछ लोगों को ये वाला पार्ट से पता है। तो आधा आधा नॉलेज लेके बैठा हुआ है दोनों। रियलिटी तो ये है कि ना, कि उसको भी वो बात पता है, इसको भी, जो ये भी जो कह रहा है, इसका भी अच्छा खासा बात सही है, और उसका भी कुछ बात सही है। रियलिटी इज दिस। एनीवेज, ये था लिमिटेशन ऑफ डेटा। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने आज पढ़ ली? रिकैप कर लें। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री क्या है? किस किस वर्ड से आया है? कब कब, किस ईयर में, किसके शासन काल में स्टैटिस्टिक्स का यूज मिलता है हिस्ट्री में? स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस में। स्टैटिस्टिक्स का यूज इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसमें हमने बात करा इकोनॉमिक्स का, हमने बात करा बिजनेस मैनेजमेंट का, हमने बात करा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, एंड हमने बात करा लास्टली लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इज दैट क्लियर? आज के लिए thank you.